नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित सर एक बार फिर से पार्थ एजुकेशन परिवार में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी इस कक्षा में कल मैंने आपको जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की चर्चा करना प्रारंभ किया था। उस चर्चा में आपको याद होगा, कल मैंने आपको जीन पियाजे के सारे कंपोनेंट्स बता दिए थे। जी हाँ, सारे के सारे जीन पियाजे के कंपोनेंट्स बता दिए थे। तो जीन पियाजे के जब सारे के सारे कंपोनेंट्स बता दिए थे, उसके बाद दोस्तों अब उसकी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, अब उसके प्रक्रम को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो आपको याद होगा, कल मैंने आपको संज्ञान की मीनिंग बता दी थी। जी हाँ, संज्ञान की मीनिंग बता दी थी। संज्ञान की मीनिंग बताने के बाद, जी हाँ दोस्तों, संज्ञान की मीनिंग बताने के बाद कल फिर मैंने आपको जीन पियाजे ने जो अवस्थाओं के अतिरिक्त कंपोनेंट दिए हैं, उन अवस्थाओं के अतिरिक्त के कंपोनेंट के प्रक्रम भी बता दिए थे। अब दोस्तों उसके आगे जब हम बढ़ते हैं, जी हाँ, उसके जब हम आगे बढ़ते हैं तो आज हम जीन पियाजे की 4 अवस्थाओं का उल्लेख करते हैं। जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं, जी हाँ, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में कल मैंने आपको ये डायग्राम बनाया था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, जी हाँ, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है दोस्तों, उस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में ये 4 अवस्थाएं हैं। इन 4 अवस्थाओं के अनुसार उनके क्रियान्वयन या काम होते हैं। उन 4 अवस्थाओं के अनुसार जब क्रियान्वयन या काम होते हैं दोस्तों, तो सबसे पहली अवस्था जो होती है, सबसे पहली अवस्था आपकी है सेंसरी मोटर स्टेज। जी हाँ, सबसे पहली अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसका सामान्य रूप से समय जो है ये है आपका जन्म से 2 वर्ष। जी हाँ, दूसरी अवस्था जो है ये है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। जी हाँ, प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसका समय जो है ये 2 से 7 वर्ष है। जी हाँ, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष है। तीसरा सब आपका है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है दोस्तों, इसका समय जो है आपका 7 से 11 वर्ष है। जी हाँ, 7 से 11 वर्ष है। और चौथा जो है ये आपका फॉर्मल स्टेज है। जी हाँ, ये आपका क्या है, फॉर्मल स्टेज है, 11 से 15 वर्ष होता है। जी हाँ, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। इन 4 अवस्थाओं के आधार पर प्रक्रियाएं होती हैं, प्रक्रम होता है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल स्टेज होता है। आप सबको पता है ये सारी चीज़ें। जी हाँ, सारे दोस्तों को ये सारी चीज़ें पता है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले मोटी मोटी हम बात करते हैं। जब हम इन अवस्थाओं का बंटवारा करते हैं, इन अवस्थाओं को थोड़ा सा हम दोबारा लिखते हैं दूसरे तरीके से। मैं आज आपको एक ट्रिक सिखा देता हूँ। देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था, जो संवेगात्मक विकास की अवस्था होती है वो मानसिक विकास की प्रक्रिया का भाग होता है। अगर कभी भी आपको इसका कोई भी क्वेश्चन याद ना आए तो एक ट्रिक यूज कर लेना, में भी पॉसिबिलिटी है आपके क्वेश्चन हल हो जाए। सबसे पहली अवस्था जो होती है वो होती है संवेदी गामक अवस्था। सबसे पहली अवस्था जो होती है वो संवेदी गामक अवस्था है। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था का समय होता है जन्म से 2 वर्ष। फिर दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है दोस्तों, दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका समय है 2 से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसमें है 7 से 11 वर्ष। और चौथा है आपकी औपचारिक अवस्था। चौथा है आपका क्या, औपचारिक अवस्था, 11 से 15 वर्ष है। जी हाँ, 11 से 15 वर्ष है। ये 4 अवस्थाएं होती हैं। अब आपने देखा होगा, सामान्य रूप में जब हम इनकी अवस्थाओं को छोड़ दें, हम सामान्य अवस्थाओं की बात करते हैं दोस्तों, तो सामान्य अवस्था जो होती है वो आपकी शैशवावस्था सबसे पहली अवस्था होती है। शैशवावस्था, जिसका समय नॉर्मल जन्म से 6 साल तक होता है। ठीक है, शैशवावस्था पहली अवस्था होती है। शैशवावस्था के बाद दूसरी अवस्था जो होती है दोस्तों, ये हमारी है बाल्यावस्था। जो बाल्यावस्था है इसको 2 भागों में बांट लो। एक पूर्व बाल्यावस्था हो गई, एक पूर्व बाल्यावस्था हो गई जिसका समय होता है 6 से लगभग 9 वर्ष, और दूसरा हो गया उत्तर बाल्यावस्था। जी हाँ,
उत्तर बाल्यावस्था जिसका समय 9 से 12 वर्ष। और तीसरी अवस्था होती है, तीसरी अवस्था जो है आपको दोस्तों किशोरावस्था है, किशोरावस्था है। किशोरावस्था का समय 12 से 18 वर्ष। जी हाँ, किशोरावस्था जो होती है 12 वर्ष से 18 वर्ष होती है। ये आपकी अवस्थाओं का बंटवारा है। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी किसका बंटवारा है? तो याद रखिएगा, ये अवस्थाओं का सामान्य रूप से किया गया बंटवारा है, जो सामान्य विकास की जब प्रक्रियाएं चलती हैं। जी हाँ, सामान्य विकास की जब प्रक्रियाएं चलती हैं तो उन सामान्य विकास की प्रक्रियाओं के अंतर्गत, जी हाँ, उन सामान्य विकास की प्रक्रियाओं के अंतर्गत हम इन पक्षों को रख लेते हैं। जी हाँ, सामान्य विकास की प्रक्रियाओं के अंतर्गत हम इन पक्षों को रखकर काम करते हैं। तो शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, ये सारी की सारी अवस्थाएं हमारी वहाँ पर मिलती हैं। इतना चीज़ें आपको सामान्य रूप से पता है। अब देखिए, एक चीज वैसे ये सही तो नहीं है, लेकिन केवल और केवल दोस्तों एक चीज के लिए मैं आपको बता देता हूं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, हर अवस्था में मानसिक विकास होता है। क्योंकि कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी मानसिक विकास का प्रक्रिया का हिस्सा होता। तो शैशवावस्था में मानसिक विकास है, बाल्यावस्था में मानसिक विकास है, किशोरावस्था में मानसिक विकास है, हर अवस्थाओं में मानसिक विकास है। अगर कभी आप इन अवस्थाओं की विशेषताओं को भूल जाएं, जी हां, अगर कभी इन अवस्थाओं की विशेषताओं को भूल जाए तो इस ट्रिक को फॉलो अप कर लीजिएगा। शैशवावस्था की मानसिक विकास की विशेषता कुछ हद तक सेंसरी मोटर की विशेषता बनती है। पूर्व बाल्यावस्था का जो मानसिक विकास की विशेषता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता बनती है। जो उत्तर बाल्यावस्था की मानसिक विकास की विशेषता है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बनती है। और जो फॉर्मल स्टेज की मानसिक विशेषता है वो आपकी किशोरावस्था का बनती है। मतलब अगर इधर वाले भूल जाए तो मैं कह रहा हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप केवल इसको लागू करिए। अगर कभी भी तुक्का मारना हो, अगर कभी भी आपको लगाना हो, तो शैशवावस्था के मानसिक विकास की विशेषता को सेंसरी मोटर में अब अप्लाई करेंगे तो कुछ हद तक चीजें सही हो जाएगी। जो प्री आपका पूर्व बाल्यावस्था होती है, प्री चाइल्डहुड स्टेज होता है, उसको आप प्री ऑपरेशनल स्टेज में लागू करेंगे, कुछ हद तक चीजें आपको लागू होंगी। जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है उसमें पोस्ट बाल्यावस्था, पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज को आप लागू करेंगे तो यहां लागू होगा। और जो आपकी किशोरावस्था होती है उसको यहां लागू करेंगे तो इस पे लागू हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? सबको समझ में आया? ये केवल ट्रिक बता रहा हूं आपको। जी हाँ, ये केवल और केवल मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये केवल ट्रिक बता रहा हूं। अगर आप काम करेंगे तो इससे काम हो सकता है। जी हाँ, इससे काम हो सकता है। रुचि अस्थाना जी, माला जी, शालिनी जी, रिशु जी, चंद्रभूषण जी, इंदुबाला जी, योगी जी, रिंकू जी, वीना जी, पूनम जी, रेखा जी, विकास जी, सारे लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई। ये चीज़ें क्योंकि मैं बहुत बार करके इसको चेक कर लिया है। अगर क्लियर हुई तो जल्दी जल्दी क्लियर लिख दीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। जी हाँ, जल्दी जल्दी क्लियर लिख दीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। ये सबको क्लियर हुआ? सारे दोस्तों को क्लियर हुआ है? जल्दी जल्दी, ठीक है। सारे लोग मुझे रिप्लाई कर दें, सारे लोग रिप्लाई कर दें। ये डायग्राम मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। जी हाँ, सबको क्लियर हो गया होगा। जी हाँ, चलिए अब दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं इन अवस्थाओं की। सबसे पहले संवेदी गामक, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त संक्रियात्मक, फिर उसके आगे की परिचर्चा हम करते हैं। जी हाँ, हम एक एक अवस्थाओं की बात करते हैं। एक एक अवस्थाओं की बात करते हैं जब, जी हाँ, हम एक एक अवस्थाओं की जब बात करते हैं, सबसे पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था जिसका समय है जन्म से 2 वर्ष। जी हाँ, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था, ठीक। पूजा यादव जी, आपका भी नाम है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो देखिए, जो सेंसरी मोटर स्टेज है, संवेदी गामक अवस्था है, जन्म से 2 वर्ष होती है। देखो, संवेदी गामक अवस्था को ही हम इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं, इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं? इंद्रिय जनित अवस्था कहते हैं। इंद्रिय जनित अवस्था का मतलब होता है कि जहां पर कोई भी बालक या बालिका केवल और केवल इंद्रियों के ऊपर डिपेंड रहे, जहां पर किसी भी बच्चे में कोई भी तर्क वितर्क ना हो,
और कोई भी बच्चा केवल इंद्रियों पर, इंद्रियों का मतलब होता है अपने शारीरिक पक्षों पर ही निर्भर होता है। जी हाँ, जहां पर कोई भी बालक केवल और केवल अपने शारीरिक प्रक्रियाओं पर, शारीरिक पक्षों पर ही निर्भर होता है, जो शरीर की क्रियाएं होती हैं, जो शरीर के प्रक्रम होते हैं, उन्हीं के अनुसार काम करता है, कोई भी बच्चे में तर्क वितर्क नहीं होता। यहां पर इस अवस्था में कोई भी बच्चा जो होता है शरीर के अंगों को काटने, चूसने, जी हाँ, शरीर के अंगों को, जैसे उंगलियों को चूसना, अंगूठा पीना, उंगली चूसना, शरीर को काटना, ये जो क्रियाएं अगर कभी भी पूछी जाए तो ये सारी की सारी क्रियाएं जो होती हैं वो आपके सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदीगामक अवस्था में पाई जाती है। जी हाँ, सेंसरी मोटर स्टेज संवेदीगामक अवस्थाओं में पाई जाती है। इस अवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, जी हाँ, इस अवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो एक विशेषता पाई जाती है, वस्तु स्थायित्व। देखिए, वस्तु स्थायित्व की विशेषता पाई जाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। यहां जन्म से 2 वर्ष है, 2 वर्ष का मतलब होता है 24 माह। जी हाँ, इसका मतलब होता है 2 वर्ष का मतलब होता है कितना, 24 माह। तो लगभग 20 महीने के आसपास से, जी हाँ, लगभग 20 महीने के आसपास से किसी भी बच्चे में वस्तु स्थायित्व के गुण पाए जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूं पूरे के पूरे। ये विशेषता कई लोग प्री ऑपरेशनल में बताते हैं, वो गलत है। ये सेंसरी मोटर स्टेज में पाई जाती है। इसका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जी हाँ, एक घर में मम्मी ने किसी खिलौने को छिपा दिया और बच्चे से कहा, जाओ खिलौना खोज के लाओ, खिलौना खोज कर लाओ, तो बच्चा वही खिलौना खोज कर लाता है। तो बच्चा क्या करता है, वही खिलौना खोज कर लाता है। ठीक है, वही खिलौना खोज के लाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक घर में कोई मम्मी है, मम्मी ने कोई खिलौना छिपा दिया, छिपाने के बाद, जी हाँ, छिपाने के बाद बच्चे को कहा जाओ खिलौना खोज के लाओ, तो बच्चा जाता है वही खिलौना खोज के लाता है, जबकि ढेर सारे खिलौने हैं, लेकिन बच्चा जाता है वही खिलौना खोज के लाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उस बच्चे में वस्तु स्थायित्व। तो पूछा गया था ये विशेषता क्या कहलाती है, तो ये विशेषता जो होती है वस्तु स्थायित्व कहलाती है। उस जो खिलौने का जो चित्र था, उस खिलौने की जो इमेज थी, वो बच्चे के माइंड पर मेकअप हो जाती है। इसका मतलब किसी भी वस्तु का जो चित्र है, किसी भी वस्तु का जो फ्रेम है, वो बच्चे के मस्तिष्क पर निर्मित होना शुरू हो जाता है। लगभग कितने महीने में? 20 महीने में। इसी को वस्तु स्थायित्व कहा जाता है। जी हाँ, इसी को क्या कहा जाता है? वस्तु स्थायित्व कहा जाता है। ये विशेषता कौन सी अवस्था में पाई जाती है? संवेदीगामक अवस्था में पाई जाती है। यहां पर कोई भी बच्चा वस्तुओं की पहचान करना प्रारंभ कर देता है। जी हाँ, वस्तुओं की पहचान करना प्रारंभ कर देता है। यहां पर किसी भी वस्तुओं को या किसी भी चीजों को कोई भी बच्चा पकड़ना शुरू कर देता है। और सबसे ज्यादा यहां पर जो इंद्री काम करती है वो मुख्य इंद्री होती है। बच्चा कुछ भी पाता है मुंह के अंदर डालने लगता है और उसी प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। तो शरीर को काटना, चूसना, मुख की क्रियाएं करना, वस्तुओं को पहचानना, किसी भी चीज में तर्क वितर्क ना करना, ये सारी की सारी अवस्थाएं ही, विशेषताएं ही आपके सेंसरी मोटर स्टेज की विशेषताएं होती हैं, जिसे हम इंद्रिय जनित अवस्था कहते हैं। ठीक है, इसे ही इंद्रिय जनित अवस्था कहते हैं। अगर ये सबको समझ में आया तो जल्दी जल्दी नंबर 1 लिख दीजिए। सारे लोग नंबर 1 लिख दीजिए। ये पहली अवस्था होती है जीन प्याजे की।
जी हाँ, ये पहली अवस्था होती है किसकी? ये पहली अवस्था होती है दोस्तों जीन पियाजे की। जी हाँ, जीन पियाजे की ये पहली अवस्था है। ठीक, ये जीन पियाजे की पहली अवस्था है। सारे लोगों को, सारे दोस्तों को समझ में आ गया है? सारे दोस्तों को समझ में आ गया है? जी हाँ, सारे दोस्तों को ये चीज़ें क्लियर हो गई है, सारे दोस्तों को ये समझ में आ गया। अब देखिए इस दोस्तों ये चीज़ें तो सबने पढ़ी, ये चीज़ें तो सबने पढ़ाई, लेकिन अब जान लीजिए दूसरी चीज़ जो है, जी हाँ, दूसरी चीज़ जो सेंसरी मोटर स्टेज है, जी हाँ, जो आपका सेंसरी मोटर स्टेज है, ठीक है, जो सेंसरी मोटर स्टेज है, संवेदी गामक अवस्था है दोस्तों, इस संवेदी गामक अवस्था की कुछ उप अवस्थाएं होती हैं। जी हाँ, यही सब नहीं बताते। इस सेंसरी मोटर स्टेज की कुछ उप अवस्था होती है, जैसे प्रतिवर्ती क्रिया की अवस्था। पहली अवस्था होती है प्रतिवर्ती क्रिया की अवस्था। प्रतिवर्ती क्रिया की अवस्था, ये पहली अवस्था है। सेंसरी मोटर के ही कई पार्ट होते हैं। स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, ये पहली अवस्था हो गई। पहली अवस्था के बाद दूसरी अवस्था जो होती है दोस्तों, ये दूसरी अवस्था होती है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था। प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था, प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था। स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। तीसरा है गौड़ वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था, गौड़ वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था। तीसरा है गौड़ वृत्ति, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, ये आपका तीसरा होगा। फिर चौथा, जी हाँ, ये सारे के सारे संवेदी गामक की विशेषता पाई जाती हैं। चौथा होता है गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा, स्कीमेटा, ये 4 हो गया। फिर नंबर 5 आता है आपका, नंबर 5 है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था, तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था, तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था। स्टेज ऑफ टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन, स्टेज ऑफ टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन। और लास्ट में है दोस्तों, लास्ट में है छठा आपका मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों के खोज की अवस्था। स्टेज ऑफ द इन्वेंशंस ऑफ न्यू मीन्स, स्टेज ऑफ द
इन्वेंशंस ऑफ न्यू मीन थ्रू मेंटल कॉम्बिलाइजेशन, थ्रू मेंटल कॉम्बिलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, देखिए आप समझ लीजिए, ये सेंसरी मोटर स्टेज है। जी हाँ, ये संवेदी गामक अवस्था है दोस्तों। संवेदी गामक अवस्था का जो समय आपने बताया था, उस संवेदी गामक अवस्था की ये 6 अवस्थाओं का बंटवारा हमने कर दिया। अब इन 6 अवस्थाओं का जो आपने बंटवारा किया है दोस्तों, ये जन्म से लेकर के 2 वर्ष के बीच में ही है 6 के 6 अवस्था। और यही चीजें, जी हाँ, यही सर की, जी हाँ, यही चीजें ये अरुण सिंह की नहीं, ये अरुण सिंह की नहीं, किसी भी किताब में आप ले लीजिए। जी हाँ, ये किसी भी किताब में, अच्छी किताब में ले लीजिए, सब में मिल जाएगा, सब में मिल जाएगा दोस्तों। तो ये सेंसरी मोटर जो है, जी हाँ, सेंसरी मोटर जो है, इसकी 6 अवस्थाएं होती है। अब दोस्तों इसमें मैं आपको बताता जाता हूं कि क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, थ्योरी तो कोई थोड़ी बदल देगा, थ्योरी थोड़ी मैं बदल दूंगा, थ्योरी तो वही पढ़ाई जाएगी जो कहीं ना कहीं किताबों में मिलेगी ना। मैं भी तो किसी ना किसी किताब को ही पढ़ के पढ़ाता हूँ। ऐसा थोड़ी बात है कि मैं किसी किताब को पढ़ के नहीं पढ़ाता, मैं भी किसी न किसी किताब को ही पढ़ के पढ़ाता हूँ दोस्तों, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। जी हाँ, मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों के खोज की अवस्था। ठीक है, के खोज की अवस्था। अब देखिए ये 6 भाग हो गए। इसमें सबसे पहला है प्रतिवर्ती क्रिया की अवस्था। जो आपके प्रतिवर्ती क्रिया की अवस्था होती है, इसका समय होता है 0 से 3 दिन। जी हाँ, इसका समय कितना होता है? 0 से 3 दिन। उसके बाद दूसरा जो होता है, जी हाँ, दूसरा जो होता है दोस्तों, 30 दिन होता है, 0 से लेकर 30 दिन होता है। उसके बाद दूसरी अवस्था जो होती है, इसका समय जो होता है आपका, इसका समय होता है 1 माह से लेकर 4 माह तक। जी हाँ, 1 माह से लेकर के 4 माह तक, फिर 4 माह से लेकर के 8 माह तक, 4 माह से लेकर के 8 माह तक, फिर 8 माह से लेकर के 12 माह तक, 12 मंथ तक। ठीक, फिर 12 महीने से लेकर के 18 महीने तक, 18 महीने तक, और 18 महीने से लेकर के 24 महीने तक, ये आपकी अवस्था होती है दोस्तों। अब देखिए, सबसे पहले प्रतिवर्ती क्रिया में अवस्थाएं होती है। जो प्रतिवर्ती क्रिया की अवस्था होती है, इसमें कोई भी बालक किसी भी शरीर के अंगों को केवल और केवल चूसने काटने का प्रयास करता है। केवल और केवल 30 दिन के समय में कोई भी बालक अपने शरीर को ही प्रेम करता है, अपने शरीर को ही प्यार करता है, और अपने शरीर को ही चूसने, काटने इत्यादि प्रक्रियाओं को वह दर्शाता है और उसी के अनुसार कार्य करता है, बार बार करता है। तो वो जो अवस्था होती है, वो अवस्था आपकी प्रतिवर्ती क्रिया की अवस्था हो जाती है। जी हाँ, प्रतिवर्ती क्रिया की अवस्था हो जाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी अवस्था जो होती है, प्रमुख वृत्तीय गौड़ी अवस्था। जी हाँ, इसमें 1 से 4 की समय होता है। इसमें किसी भी बालक को अपने आसपास की परिस्थितियों का, अपने आसपास के वातावरण का ज्ञान होना प्रारंभ हो जाता है, और ज्ञान होने के साथ साथ वह बच्चा उन परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है। फिर सुन लीजिए, इस अवस्था में, दूसरी अवस्था में, किसी भी बच्चे को जहां वह रहता है उसके अनुसार परिस्थितियों का ज्ञान होना प्रारंभ हो जाता है। जी हाँ, उसके अनुसार परिस्थितियों का ज्ञान होना प्रारंभ हो जाता है, और उसके अनुसार ही वह स्वयं में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो होती है, यहाँ होती है 4 से 8 महीने में। जी हाँ, यहाँ पर जो होती है, जीन प्याजे ने जो बताया, 4 से 8 महीने में, 4 से 8 महीने में जो होती है, वहाँ पर कोई भी बालक या बालिका विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को उलटना पलटना शुरू कर देता है। जी हाँ, विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को उलटना पलटना शुरू कर देता है, और हर चीज को, जो भी चीज वो देखता है, उन चीजों को छूने का प्रयास करता है। जी हाँ, हर चीजों को छूने का प्रयास करता है, और छू करके उन पर क्रिया करता है, जिससे वो विषय वस्तुएं उसे मनोरंजक लगती हैं, जिससे वो विषय वस्तुएं उसे क्या लगती हैं? मनोरंजक लगती है। जी क्या, छू करके उन पर
कार्य करना शुरू करता है, छू करके उन पर क्रिया करना शुरू करता है, जिससे वो वो वस्तुएं उसे मनोरंजक लगना प्रारंभ कर देती। लेकिन याद रखना, एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, वास्तविकता में किस अवस्था में कोई भी बच्चा मानसिक प्रक्रमों की तरफ आकर्षित होता है? तो पहली दो अवस्थाओं में केवल और केवल शारीरिक प्रेम का प्रदर्शन होता है, लेकिन ये जो तीसरी अवस्था होती है, इसी में ये क्रियान्वयन या कार्य होने लगता है। जी हाँ, देखिए उसके बाद गॉड स्कीमेटा। स्कीमेटा समझ लो, स्कीमेटा क्या होता है? स्कीमेटा का मतलब होता है जब कभी भी कोई भी बालक या बालिका विभिन्न परिस्थितियों के तथ्यों को, विभिन्न परिस्थितियों की चीजों को दूसरी जगह लागू करना प्रारंभ कर देते हैं, दूसरी जगह ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब दो चीजों में कुछ थोड़ी मोड़ी, बहुत नहीं, क्योंकि यहां तर्क वितर्क बहुत नहीं होता, कुछ थोड़ी मोड़ी समानता और असमानता को खोजना प्रारंभ कर देते। स्कीमेटा का मतलब होता है दोस्तों अंतर या समानता। जी हाँ, अंतर या समानता की प्रक्रिया की भावना जो होती है वो यहाँ आ जाती है। और चौथा होता है, चौथा जो होता है, चौथा तो हो गया, पांचवा जो होता है 12 से 18 महीने की अवस्था में, 12 से 18 महीने की अवस्था में कोई भी बालक या बालिका वस्तुओं को उनके गुणों के अनुसार, जी हाँ, वस्तुओं को उनके गुणों के अनुसार जानना शुरू कर देता है कि किस वस्तु में कौन सा गुण होता है, उनके गुणों को पहचानना प्रारंभ कर देता है। और लास्ट में आपको जो वस्तु स्थायित्व वाली भावना बताई, वस्तु स्थायित्व वाला प्रक्रम बताया, वो इसमें आता है। वस्तु स्थायित्व वाले जो प्रक्रम होता है वो इसी में आता है। यहाँ पर कोई भी बालक विभिन्न विषय वस्तुओं का, विभिन्न सामान का चित्र जो है, उसकी इमेज जो है वो अपने माइंड पर मेकअप कर लेता है, और माइंड पर मेकअप करके कोई भी क्रियान्वयन या कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो ये जो विशेषता पाई जाती है, जी हाँ दोस्तों, ये जो विशेषता पाई जाती है, ये सारी की सारी विशेषताएं, सारी की सारी अवस्थाएं आपकी पाई जाती है। कौन सी? सेंसरी मोटर स्टेज। जी हाँ, ये सब के सब विशेषताएं पाई जाती हैं आपकी किसमें? सेंसरी मोटर स्टेज में पाई जाती है। जी हाँ, तो इतनी चीजें सबको समझ में आई। लेकिन वस्तु स्थायित्व तो अगर जो पूछा जाएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। यहाँ देखो, मानसिक संयोग द्वारा, मानसिक संयोग का मतलब होता है मम्मी ने वस्तुओं को छुपा दिया, बच्चा फिर भी जाता है उन्हें खोज लाता है, तो वो जो विशेषताएं पाई जाती है वो 6वें नंबर की विशेषताएं पाई जाती हैं। जी हाँ, ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, बिल्कुल वही होता है। वस्तु स्थायित्व को कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, ये वस्तु स्थायित्व को ही कहते हैं। ये इंग्लिश वर्जन शब्द है, ठीक है, ये इसमें पाया जाता है। तो इतना सबको समझ में आ गया, इतना सबको समझ में आ गया। सेंसरी मोटर, तो जल्दी जल्दी सेंसरी लिख दीजिए, जल्दी जल्दी सेंसरी लिख दीजिए। देखिए ज़्यादातर लोग होते हैं क्या हैं, ज़्यादातर लोग केवल और केवल सामान्य रूप से चीज़ें बता के छोड़ देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर आकर इस लेवल की चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। जी हाँ, सारे दोस्तों को इतना समझ में आ गया है। ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन भी समझ में आ गया है, वो लास्ट वाले में पाई जाती है, ठीक है। इतनी चीज़ें सबको समझ में आ गई। चलिए, इसके बाद दोस्तों, इसके बाद जो आती है सेंसरी मोटर स्टेज के बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज आता है, जिसे हम कहते हैं क्या? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जी हां, इससे हम कहते हैं क्या? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय होता है क्या? 2 से 7 वर्ष। जी हां, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 2 से 7 वर्ष होती है। किसी भी बच्चे में इस अवस्था में किसी भी प्रकार को कार्य को करना तो प्रारंभ कर देता है, तर्कों को जानना, चिंतन को जानना, विचार विमर्श को जानना प्रारंभ कर देता है, लेकिन उसमें परिपक्वता नहीं आती, उसमें मैच्योरिटी नहीं आती। यहां पर 2 से 7 वर्ष में तर्क वितर्क भी होता है थोड़ी सी, तो उसमें चिंतनशीलता भी होती है थोड़ी सी, लेकिन उसमें मैच्योरिटी लेवल हाई नहीं होता। तो वह विभिन्न विषय वस्तुओं को करता है, क्रियाओं को करता है, लेकिन वो क्रियाएं, वो प्रक्रम बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होते। जी हाँ, वो सारी की सारी प्रक्रियाएं मैच्योरिटी नहीं होती। जो आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है दोस्तों, प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, इसके 2 भाग होते हैं। जी हाँ, प्री ऑपरेशनल जो स्टेज होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज के 2 भाग होते हैं। एक पूर्व प्रत्ययात्मक अवस्था होती है, एक पूर्व प्रत्ययात्मक काल होता है,
ठीक है, पूर्व प्रत्यात्मक काल होता है जिसे हम कहते हैं क्या, प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड। प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड, जी हाँ, पूर्व प्रत्यात्मक काल होता है। और दूसरा जो होता है दोस्तों वो आंत प्रज्ञ काल होता है, इंटेटिव पीरियड होता है, आंत प्रज्ञ काल होता है, ठीक है, इंटेटिव पीरियड होता है, ठीक, ये आपका होता है, दो चीजें होती है, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था और आंत प्रज्ञ काल। अब इसमें जो पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था है दोस्तों, इसका समय जो होता है 2 से 4 वर्ष होता है। जी हाँ, इसका समय जो होता है ये आपका 2 से 4 वर्ष होता है। और आंत प्रज्ञ का समय होता है, आंत प्रज्ञ का समय होता है 4 से 7 वर्ष होता है। अब देखिए, हम प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज की बात करते हैं, पूर्व प्रत्यात्मक काल की बात करते हैं। तो पूर्व प्रत्यात्मक काल में बच्चा करता क्या है? पूर्व प्रत्यात्मक काल में कोई भी बालक या बालिका विभिन्न प्रकार के तथ्यों को बतलाना प्रारंभ कर देता है, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, विभिन्न प्रकार के विषय वस्तुओं को ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूर्व प्रत्यात्मक में 2 शब्द हैं। एक शब्द है पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, पहले, और दूसरा शब्द है आपका क्या, प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब होता है क्या, कॉन्सेप्ट। मतलब कोई भी बच्चा किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट जब बनाने लगता है, उसके पहले का स्टेज। फिर सुन लो, इसके नाम में ही आप देख लीजिए, पूर्व का मतलब होता है क्या, पहले। किसके पहले? कॉन्सेप्ट बनाने से पहले की जो प्रक्रिया होती है, उसी अवस्था को हम पूर्व प्रत्यात्मक काल कहते हैं। जी हाँ, उसी अवस्था को हम पूर्व प्रत्यात्मक काल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसी अवस्था को हम पूर्व प्रत्यात्मक काल कहते हैं। इसमें जो होता है पूर्व प्रत्यात्मक काल जो होता है, इसमें आपके दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक चीजें होती हैं संकेत, जी हाँ, और दूसरा जो होता है वो चिन्ह होता है। एक होता है क्या, संकेत होता है, और दूसरा होता है क्या, चिन्ह होता है। जब इस अवस्था की हम बात करते हैं, जी हाँ, जब इस अवस्था की बात करते हैं तो इस अवस्था में कोई भी बालक या बालिका जब कभी भी किसी भी ठोस वस्तुओं का चिंतन करना प्रारंभ करता है, ठोस वस्तुओं को देखना प्रारंभ करता है, तो जो ठोस वस्तुओं को देखता है, जैसे पेड़ को देखा या किसी भी वस्तु को देखा, तो जो ठोस वस्तुओं को देखना प्रारंभ करता है दोस्तों, ठोस वस्तुओं को देख करके उसका जो इमेज बनता है वो संकेत के रूप में ग्रहण किया जाता है। और उन्हीं संकेतों का जब वह उदाहरण देता है तो वहां पर वो होता है क्या, चिन्ह होता है। फिर समझिए, जब कोई भी बच्चा किसी भी ठोस वस्तु को देखता है, किसी खिलौने को उसने देखा, उसकी इमेज बना ली, तो किसी खिलौने को देखकर जो इमेज बनाता है वो उसका संकेत है अपने मस्तिष्क में। और उसी खिलौने को देख करके जब वो बताता है ये तो उस गुड्डे जैसा है या तो उस गुड़िया जैसा है, तो यह जो उदाहरण देने की प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया क्या होती है, चिन्ह होता है। जी हाँ, यह प्रक्रिया क्या होती, चिन्ह होती है। इस अवस्था में पूर्व प्रत्यात्मक काल में, जी हाँ, प्री कॉन्सेप्चुअल जो स्टेज होती है दोस्तों, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो बार बार आपने पढ़ा भी होगा। एक पढ़ा होगा आपने एनिमिज्म, एक आपने पढ़ा है क्या, जीववाद पढ़ा है। जी हाँ, एक आपने पढ़ा है एनिमिज्म पढ़ा है, जीववाद पढ़ा है। और दूसरा जो होता है अहम केंद्रिता होती है, ईगोसेंट्रिज्म होता है, अहम केंद्रिता होती है, ईगोसेंट्रिज्म होता है। ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म होता है। ये दोनों विशेषताएं जो पाई जाती हैं ये पूर्व प्रत्यात्मक काल में पाई जाती हैं, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में पाई जाती है। इसमें होता क्या है, जीववाद क्या होता है, जब कभी भी कोई भी बालक किसी निर्जीव वस्तु में सजीव का आरोपण कर देता है, मतलब कोई भी निर्जीव है जिसमें जीवन ना हो, उसको वह सजीव समझने लगता है। तो जब निर्जीव वस्तुओं में सजीव वस्तुओं का आरोपण कर देता है तो वही प्रक्रिया जो होती है जीववाद की होती है। जैसे गुड्डा और गुड़िया है, गुड्डा और गुड़िया है, तो गुड्डे और गुड़िया के खेल में अगर गुड्डा गुड़िया टूट
टूट गया, तो बच्चा को उसको देखकर रोने लगता है कि मेरा बच्चा मर गया, मेरा गुड्डा मर गया, वगैरह वगैरह। वो निर्जीव थे, लेकिन उस निर्जीव में उसने सजीव का क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया, सजीव की प्रक्रियाओं को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो जब सजीव की प्रक्रियाओं को ग्रहण कर लिया तो वो जो कंडीशन बनेगी वो एनिमिज्म की बनेगी। जी हाँ, मनिका प्रसाद जी का प्रश्न है, प्रत्यात्मक का अर्थ, प्रत्यात्मक का कॉन्सेप्ट है, प्रत्यय होता है। देखिए प्रत्यात्मक जो होता है ये बना है प्रत्यय शब्द से, प्रत्यय या संप्रत्यय, प्रत्यय संप्रत्यय जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है उसे ही कहते हैं। जी हाँ, उसे ही कहते हैं। ठीक है, तो जीववाद जो होता है, जब कभी भी किसी भी निर्जीव वस्तुओं में सजीव का आरोपण हो जाए तो वही प्रक्रिया किसकी प्रक्रिया, जीववाद की। जी हाँ, वही प्रोसेस जो होता है, वही प्रोसेस किसका प्रोसेस, जीववाद की प्रक्रिया होती है। दूसरा ईगोसेंट्रिज्म होता है, ईगोसेंट्रिज्म की प्रक्रिया होती है, अहम केंद्रिता की प्रक्रिया होती है। जब कभी भी कोई भी बालक या कोई भी बालिका यह सोचता है कि केवल और केवल लोग मुझे ही देख रहे हैं, केवल और केवल लोग मेरी ही बातें कर रहे हैं, मेरे चारों ओर जितने भी प्रकार के कार्य हो रहे हैं वो सब काम मेरे लिए हो रहे हैं, जब कभी भी किसी भी बालक या बालिका को यह लगने लगता है, वही प्रक्रिया ईगोसेंट्रिज्म की होती है। मतलब शैक्षणिक प्रक्रिया में या किसी भी जीवन में जब कभी भी बालक या बालिका यह चीज़ समझना प्रारंभ कर देता है कि जो भी विषय वस्तुएं हमारे साथ हमारे पास हैं वो सब मेरे कारण हैं, उन सब पर मेरा अधिकार है, वो सब मेरे कारण होती है। जैसे 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 कोई बच्चा ट्रेन में बैठा है और ट्रेन में बैठ करके बाहर खिड़की के बाहर देख रहा है तो उसे लगता है ये सारे पेड़ पौधे मेरा पीछा कर रहे हैं, मेरे साथ चलना चाहते हैं। तो मम्मी से कहता है, मम्मी मम्मी देखो सारे पेड़ मेरे पीछे चल रहे हैं। या सूर्य और चंद्रमा, देखो मम्मी जहां मैं जाता हूं वहीं सूर्य और चंद्रमा मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं। जब बच्चे के मन में ये भावना आ जाती है तो इसे ही ईगोसेंट्रिज्म कहा जाता है। समझ में आया दोस्तों? ठीक ठीक, समझ में आया दोस्तों? सारे दोस्तों को इतनी चीजें समझ में आ गई हैं? अगर प्री ऑपरेशनल स्टेज समझ में आ गया है तो प्री लिख दीजिए जल्दी जल्दी। प्री ऑपरेशनल स्टेज सबको समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी प्री लिख दीजिए। सारे लोग जल्दी जल्दी कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इंटेटिव स्टेज होती है, आंत प्रज्ञ काल होता है। जी हाँ, आंत प्रज्ञ काल की प्रक्रिया होती है, आंत प्रज्ञ काल होता है। जी हाँ, इतना सबको समझ में आ गया है? ठीक है, सारे दोस्तों को इतनी समझ में आ गया। चलिए, सारे दोस्तों को इतनी चीजें समझ में आ गई है। अब देखिए आंत प्रज्ञ काल का समय हो जाता है 4 से 7 वर्ष। जी हाँ, आंत प्रज्ञ काल का समय जो होता है वो 4 से 7 वर्ष होता है। अब यहाँ क्या था, यहाँ से 2 से 4 वर्ष था, तो यहाँ पर किसी भी बच्चे में विचार बन रहे थे। यहाँ पर किसी बच्चे में ऐसा नहीं था कि विचार नहीं बनते थे, यहाँ भी किसी बच्चे में विचार बनते थे, लेकिन वह विचार परिपक्व नहीं थे। लेकिन यहाँ तो उम्र बढ़ गई ना, उम्र बढ़ने के साथ साथ किसी भी बच्चे में विचार, तर्क, चिंतन इत्यादि जो होते हैं ये सब के सब और अधिक परिपक्व हो जाते हैं। ये सब के सब और अधिक क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। इस अवस्था में किसी भी बच्चों के विचार, चिंतन इत्यादि में परिपक्वता आने के साथ साथ किसी भी बच्चे में गणितीय प्रचालन प्रारंभ हो जाता है। मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग वह कर लेता है, क्योंकि 7 साल की उम्र इस स्तर पर आ जाती है कि वहां पर वह क्या करने लगता है, वहां पर कोई भी बालक किसी भी प्रक्रमों में, जी हाँ, कोई भी बालक किसी भी प्रक्रमों में कुछ भी प्रक्रियाओं को समझने लगता है, जोड़ घटाना करना प्रारंभ कर देता है। मतलब किसी भी बालक के चिंतन की प्रक्रिया में जब वास्तविकता आ जाती है, जब यथार्थता आ जाती है, जी हाँ,
किसी भी बालक के चिंतन की प्रक्रिया में जब वास्तविकता आ जाती है, यथार्थता आ जाती है, तो वही प्रक्रम जो होता है दोस्तों, वही प्रक्रम आंत प्रज्ञ काल होता है, इंटेटिव स्टेज होता है। जी हाँ, ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, किसकी स्पेलिंग गलत है भैया? आशीष जी, किस चीज की स्पेलिंग गलत है? किसकी स्पेलिंग गलत है? आप बता दीजिए किस चीज की स्पेलिंग गलत है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा किस चीज की स्पेलिंग गलत है। अगर गलत है तो बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां पर कुल मिलाकर जान लीजिए कि पूर्व प्रत्यात्मक काल में किसी बच्चे में उतना ज्यादा, जी हां, उतना ज्यादा किसी भी बच्चे में, अच्छा आपको क्लियर नहीं है, देखिए क्लियर नहीं है तो देखो हिंदी इंग्लिश वो बाद में, पहले देखो फ्रेम आपको समझ लो, वो आपको समझ में आना चाहिए किस चीज का है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, जो आपके पूर्व प्रत्यात्मक काल है वो हो गया, जो आपका आंत प्रज्ञ काल है वो हो गया। आंत प्रज्ञ काल की जो प्रक्रिया है, यहां बच्चे में तर्क वितर्क चिंतन की प्रक्रिया और अधिक आ जाती है। ठीक है, तर्क वितर्क चिंतन की प्रक्रिया और आ जाती है। यहीं पर एक चीज मैं और आपको बता देता हूं, दो विशेषताएं और पाई जाती हैं। जी हाँ, दो विशेषताएं और पाई जाती हैं, वो आपके मिलती है पूर्व प्रत्यात्मक काल में, वो भी मिलती है। एक विशेषता पाई जाती है जो आपको कहलाती है विकेंद्रीकरण या केंद्रीकरण। जी हाँ, एक विशेषता पाई जाती है जो आपको कहलाती है केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया होती है। यह विशेषता भी यहां पाई जाती है जिसको हम सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। और दूसरा होता है अपलटावी। जी हां, अपलटावी। ठीक है, अपलटावी ये भी आपकी पाई जाती है यहीं पर इरिवर्सिबिलिटी। फिर सुन लीजिए, एक आपकी पाई जाती है केंद्रीकरण जिसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, और एक अपलटावी पाई जाती है उसको इरिवर्सिबिलिटी भी बोलते हैं। केंद्रीकरण क्या है? जब कभी भी कोई भी बालक या बालिका किसी भी तथ्य के, किसी भी विषय वस्तु के ढेर सारी विशेषताएं होने के बावजूद केवल एक विशेषताओं से उसका मतलब होता है, किसी भी एक से, जैसे 1 2 3 4 5 विशेषताएं हैं किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की, लेकिन उसने क्या किया, पहला नहीं लिया, दूसरा नहीं लिया, चौथा नहीं लिया, तीसरा नहीं लिया, केवल 5वीं विशेषता के आधार पर उसने काम करना शुरू कर दिया। तो जब कभी भी कोई भी विषय वस्तु में कई विषय वस्तु, किसी भी वस्तु में कई विशेषताएं हो, लेकिन कई विशेषताओं को छोड़कर कोई भी बालक या बालिका केवल एक विशेषता पर डिपेंड हो जाता है, तो वही विशेषता जो पाई जाती है केंद्रीकरण की होती है। जी हाँ, वही विशेषता पाई जाती है केंद्रीकरण की होती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इरिवर्सिबिलिटी, इसको मैं अलग से लिखता हूं। जी हाँ, इस इरिवर्सिबिलिटी होता है अपलटावी। जी हाँ, इरिवर्सिबिलिटी होती है, अपलटावी होती है, इरिवर्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अपलटावी की प्रक्रिया पाई जाती है, इरिवर्सिबिलिटी। सर बच्चे में अपलटावी की प्रक्रिया नहीं होती, मतलब मैं बता देता हूं उसको वो कैसे होता है। ठीक है सर, कोई कुछ जी हाँ, पलटावी और अपलटावी दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, पलटावी और अपलटावी क्या होता है, दोनों अलग अलग होता है। यहां पहले अपलटावी जान लीजिए। अपलटावी जो आप कह रहे हैं इरिवर्सिबिलिटी होती है। इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है? जब कभी भी कोई भी बच्चा उलटना पुलटना प्रारंभ कर दे, जी हाँ, उलटना पुलटना प्रारंभ कर दे उसको, लेकिन सही तरीके से वह कर नहीं पाता। फिर सुन लीजिए, चीजों को सीधे से उल्टे, उल्टे से सीधे के क्रम में सही तरीके से नहीं कर पाता। जैसे अगर मैंने लिखा 2 × 2 = 4, या मैंने लिखा 6 × 7 = 42, अगर मैंने ये लिख दिया तो बच्चा ये तो कर लेता है, लेकिन अब 4 के बाद 2 लाना है तो 4 ÷ 2 = 2, ये वो नहीं कर पाता। उसको सीधे सीधे आप ये बताएंगे, सीधे सीधे कर लेगा, लेकिन उसी चीजों को जब पलट कर वापस 2 लाने का प्रयास करेंगे तो वो नहीं कर पाता। आपने ये बताया ये कर लेगा, लेकिन इसी को जब कहेंगे 42 ÷ 7 तो ये वाला प्रोसेस वो नहीं कर पाता। मतलब किसी भी विषय वस्तुओं को जब बच्चे को सीधे सीधे करके दिखलाएंगे,
जी हाँ, किसी भी विषय वस्तुओं को किसी भी बच्चे को जब सीधे सीधे करके दिखलाएंगे, 2 में 2 जोड़ेंगे, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, ये तो कर लेगा बच्चा। लेकिन जब उससे बोलेंगे 5 में 3 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, तो वो नहीं कर पाएगा। जी हाँ, जब उससे बोलेंगे 5 में 3 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, तो वो नहीं कर पाएगा। तो अगर दोनों कर लेता तो रिवर्सिबिलिटी होती, सीधा का उल्टा, उल्टा का सीधा सही तरीके से कर लेता तो वो पलटावी होता। लेकिन इस अवस्था में क्या विशेषता पाई जाती है, अपलटावी की विशेषता पाई जाती है। मतलब यहां पर किसी भी बच्चे को अब कोई भी चीजें, जी हां, यहां पर किसी भी बच्चे को जब कोई भी चीजें, ठीक है, यहां पर किसी बच्चे को जब कोई भी चीजें सीधे सीधे रखी जाती है तो वो समझ लेता है। लेकिन इन विषय वस्तुओं को जब पलट कर रखा जाता है तो वो कोई भी बालक या बालिका उसे समझ नहीं पाता। तो यही विशेषता पाई जाती है क्या, अपलटावी की। ठीक है, अपलटावी की विशेषता पाई जाती है। तो यहां तक सबको क्लियर हुआ, तो जल्दी जल्दी 2 लिख दीजिए, जल्दी जल्दी 2 लिख दीजिए। दूसरी अवस्था आपकी हो गई, जल्दी जल्दी 2 लिख दीजिए। सारे दोस्त जल्दी जल्दी 2 लिख दीजिए। ठीक है, सारे दोस्त जल्दी जल्दी 2 लिख दीजिए। अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं तो जल्दी जल्दी 2 लिख दीजिए सारे। सर्वेश लक्ष्मी जी का आ गया है, चंद्रभूषण जी का आ गया है, रोली का आ गया है, पंकज कुमार का आ गया, सपना जी का, रानी जी का, मनिका जी का, विकास जी का, मुकेश जी का, योगी जी का, अशोक जी का, अनामिका का। ठीक है, सारे दोस्तों का समझ में आ गया है। चलिए, सारे दोस्तों को समझ में आ गया। अब तीसरी अवस्था की विशेषता आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको हम बोलते हैं क्या, ये है आपकी क्या, ये है आपकी 7 से 11 वर्ष की अवस्था। जी हां, 7 से 11 वर्ष की अवस्था, 7 से 11 वर्ष की अवस्था। देखिए एक प्रीति जी, मैं आपको बता दूं, सीधे से कोई भी करेंगे तो गणितीय काम हो जाता है, मैथमेटिकल अप्रोच होते हैं, लेकिन उसका उल्टा नहीं हो पाता, बाकी सब हो जाता है। ठीक है, अब यह है 7 से 11 वर्ष की अवस्था जो होती है। 7 से 11 वर्ष की अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं होती हैं। जी हाँ, मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं में सबसे पहली विशेषता क्या पाई जाती है, तो याद रखिएगा, जो अभी आपने इसके पहली वाली अवस्था में अपलटावी बताया था, ठीक है, अपलटावी बताया था, मतलब वहां पर इरिवर्सिबिलिटी होती है, सीधे को सीधे से कर सकते, उल्टे से नहीं कर सकते। लेकिन यहां सबसे पहली विशेषता क्या पाई जाती है, इस अवस्था में आके पलटावी पाई जाती है। इस अवस्था में सबसे पहली विशेषता क्या पाई जाती है, पलटावी, रिवर्सिबिलिटी होती है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब आपने 4 × 8 = 32 बताया, उसके बाद 8 डिवाइडेड बाई यहां पर 32 डिवाइडेड बाई 8, फिर 32 डिवाइडेड बाई इक्वल टू, तो यहां पर 4 भी आ जाएगा। मतलब यहां बच्चा इस अवस्था में आकर सीधे से उल्टा, उल्टे से सीधा दोनों करना जब प्रारंभ कर देता है, वही विशेषता पलटावी की होती है। 2 + 6 = 8 और उसके बाद 8 - 6 = 2, ये भी करना प्रारंभ कर देता है। तो सबसे पहले कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आकर के किसी भी बच्चे में पलटावी की विशेषताएं पाई जाती है। यहां देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त का मतलब होता है कंक्रीट, जो चीजें बच्चे को आंखों से दिखेगी। फिर सुन लीजिए, इस अवस्था में आकर के किसी भी बच्चे में तर्क वितर्क का ज्ञान हो जाता है। इस अवस्था में आकर के कोई भी बच्चा शाब्दिक विषय वस्तुओं को ग्रहण करने लगता है, लेकिन उन्हीं शाब्दिक विषय वस्तुओं को ग्रहण करता है जो उसे प्रत्यक्ष रूप से दिखलाई पड़ती हैं। प्रत्यक्ष रूप से दिखलाई पड़ती हैं, जो चीजें उसे दिखलाई नहीं पड़ती, ठीक, अमूर्त होती है, उसे स्वीकार नहीं करता। तो यहां पर मूर्त संक्रियात्मक की विशेषता पाई जाती है। मूर्त संक्रियात्मक के बाद दूसरी यहां विशेषता जो पाई जाती है, संरक्षण। दूसरी विशेषता जो पाई जाती है, संरक्षण का सिद्धांत होता है। जी हाँ, संरक्षण का सिद्धांत होता है, कंजर्वेशन इसको बोलते हैं। संरक्षण का सिद्धांत जो होता है, दूसरी विशेषता जो पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन बोलते हैं। जी हाँ, इसको क्या बोलते हैं, तो इसे कंजर्वेशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख लो, इसका एग्जाम्पल क्या होता है। एक चौड़े बीकर में कुछ पानी है। जी हाँ, यहां पर चौड़े बीकर में कुछ पानी है, ठीक है, चौड़े बीकर में कुछ पानी है। इस चौड़े बीकर के पानी को जब हम एक लंबे पतले बीकर में डाल देंगे, जी हां, लंबे पतले बीकर में डाल देंगे, इसी पानी को हमने यहां पर डाल दिया।
एक चौड़े बीकर में कुछ पानी है, उस चौड़े बीकर के पानी को हम इसमें डाल देते हैं, तो और बच्चे से पूछते हैं दोनों में पानी की मात्रा क्या है। तो जब कभी भी बच्चा ये जानना प्रारंभ कर देता है, या एक छड़ी है, एक छड़ी है, छड़ी को 3 बराबर बराबर भागों में बांट दिया और बच्चे से पूछा कि ऊपर वाली छड़ी लंबी होगी कि नीचे वाली तीनों छड़ियों को जोड़ने की लंबाई बराबर होगी, नीचे वाली तीनों छड़ियों को जोड़ दी। तो जब कोई भी बालक, जब कभी भी कोई भी बालक किसी भी वस्तु के आकार प्रकार में परिवर्तन करने का उसकी मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसको जानना समझना प्रारंभ कर देता है, तो इसी प्रक्रम को, इसी प्रक्रिया को हम कन्वर्जेशन कहते हैं। जी हाँ, इसे ही संरक्षण कहते हैं, इसे ही कन्वर्जेशन कहते हैं। अब बच्चे को ये पता हो गया। जी हाँ, मूर्त का मतलब होता है जो आंखों से दिखाई दे वो मूर्त, और जो आंखों से ना दिखाई दे वो अमूर्त होता है। मैथ्स के अलावा, जी हाँ, मैथ्स के अलावा कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मैथ्स के अलावा कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, बच्चा उसको सीधे तरीके से चीजों को कर पाए लेकिन उसको उल्टा तरीके से ना कर पाए, तो वो होता है। जैसे पजल गेम है, पजल गेम है, पजल को बच्चे को सीधे तरीके से आपने बना दिया तो बना दिया, अब जब उसको उल्टा करके दे दिया तो वो बच्चा बना नहीं पाता, या उसको उल्टा करके बिगाड़ने को कहेंगे तो बिगाड़ नहीं पाता। तो वो जो प्रक्रियाएं होंगी वो अपलटावी की होंगी। तो संरक्षण में समझ में आ गया, किसी वस्तु की मात्रा पर उस वस्तु के आकार प्रकार में परिवर्तन करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मात्रा, दोनों में मात्रा क्या है? बराबर है। दोनों की लंबाई क्या है? बराबर है। जब बच्चा इन विषय वस्तुओं को, जी हाँ, इन विषय वस्तुओं को जानना समझना प्रारंभ कर देता है तो वही कन्वर्जेशन हो जाता है। जी हाँ, वही प्रक्रिया, वही प्रक्रम क्या हो जाता है? वही प्रक्रिया, वही प्रक्रम कन्वर्जेशन हो जाता है। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? इतना सारे दोस्तों को समझ में आ गया है? ठीक है, इतना सारे दोस्तों को समझ में आ गया? जल्दी जल्दी बता दीजिए। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद यहां पर तीसरी विशेषता जो इंपॉर्टेंट पाई जाती है, मूर्त प्रत्यक्षीकरण। तीसरी विशेषता जो पाई जाती है, मूर्त प्रत्यक्षीकरण। मूर्त प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? जब कभी भी कोई भी बच्चा किसी भी वस्तु को अपनी खुद की आंखों से देखेगा, जी हाँ, जब कभी भी कोई भी बच्चा किसी भी विषय वस्तु को अपनी खुद की आंखों से देखेगा तो खुद की आंखों से देखकर ही कोई भी बालक या बालिका उन चीजों को कार्य करना शुरू कर देता है। यहां पर अमूर्त प्रक्रम नहीं होता। अमूर्त का मतलब क्या होता है? जो चीजें आपको आंखों से दिखाई ना दे। जी हाँ, जो चीजें आपको आंखों से दिखाई ना दे, जी हाँ, जो चीजें आंखों से दिखाई ना दे वो अमूर्त होता है। तो संरक्षण का मतलब क्या होता है? एक चौड़े बीकर के पानी को एक लंबे पतले बीकर में डाल दिया तो दोनों का आकार क्या है? दोनों का आकार क्या है? बीकर का अलग अलग है। अब लेकिन पानी की मात्रा क्या है? बराबर है। जब मैंने बच्चा से पूछा कि दोनों में पानी की मात्रा क्या है तो बच्चा कहता बराबर है। जब इसे समझने लगता है, या मैंने कहा ऊपर वाली छड़ी की लंबाई और नीचे 3 छड़ियां जो बराबर तोड़ दी गई हैं, दोनों की लंबाई बराबर है, मतलब किसी वस्तु की मात्रा का, क्या इसकी मात्रा में कोई अंतर आएगा? क्या नहीं, इसकी मात्रा में कोई अंतर नहीं आएगा, भले उसके आकार प्रकार में परिवर्तन कर दिया जाए। इसे क्या कहते हैं? संरक्षण कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद मूर्त प्रत्यक्षीकरण। जो चीज आंखों से दिखेगी बच्चा वही चीज करेगा, जो आंखों से नहीं दिखेगी उस काम को नहीं करेगा। और चौथा होता है ईगोसेंट्रिज्म को छोड़ना, अहम केंद्रिता को छोड़ना, अहम केंद्रिता को छोड़ना। जी हाँ, चौथा जो होता है वो होता है अहम केंद्रिता को छोड़ना। अहम केंद्रिता को छोड़ने का मतलब हर चीज मेरे अनुसार काम करती है। अब बच्चा ये नहीं सोचता। इसके पहले आपने देखा था ईगोसेंट्रिज्म बताया था। ईगोसेंट्रिज्म में क्या था? बच्चा सोचता है हर चीज मेरे अनुसार काम करती है, लेकिन यहां क्या सोचने लगता है? हर चीज मेरे अनुसार काम नहीं करती। जब इस प्रक्रिया को छोड़ देता है तो वही ईगोसेंट्रिज्म को छोड़ने की प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, अगर ये चारों समझ में आ गया, 1 2 3 4 मूर्त संक्रियात्मक समझ में आ गया, तो जल्दी जल्दी 3 लिख दीजिए। 3 लिख दीजिएगा तो 3 समझ में आ गया। जी हाँ, जल्दी जल्दी 3 लिख दीजिए। ठीक, जल्दी जल्दी 3 लिख दीजिए। जल्दी जल्दी सारे दोस्त 3 लिख दीजिए तो ये समझ में आ गया, जिससे आज मैं इसको खत्म कर दूं। जल्दी जल्दी 3 लिख दीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी 3 लिख दीजिए। चलिए, ये भी समझ में आ गया। लास्ट में जो होता है दोस्तों, लास्ट में जो होता है वो आपका फॉर्मल स्टेज होता है।
जी हाँ, लास्ट में जो होता है वो आपका फॉर्मल स्टेज होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं क्या? औपचारिक अवस्था। जी हाँ, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं क्या? औपचारिक अवस्था बोलते हैं। जी हाँ, चौथा जो होता है ये औपचारिक अवस्था होती है दोस्तों। औपचारिक अवस्था की प्रक्रिया होती है। औपचारिक अवस्था की प्रक्रिया होती है, ठीक है। औपचारिक अवस्था की प्रक्रिया होती है। औपचारिक अवस्था में इसका समय जो होता है 11 से 15 वर्ष होता है, फॉर्मल स्टेज होता है। 11 से 15 वर्ष होता है जो फॉर्मल स्टेज होता है, ठीक। औपचारिक अवस्था होती है, ठीक। औपचारिक अवस्था की विशेषताएं होती है। औपचारिक अवस्था में सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहले हाई लेवल ऑफ थिंकिंग होता है, उच्च स्तरीय चिंतन होता है। सबसे पहली चीज औपचारिक अवस्था में क्या होता है? हाई लेवल ऑफ थिंकिंग होता है। अब कोई भी बच्चा इस स्तर पर आ जाता है कि उच्च स्तरीय तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, तर्क वितर्क करना प्रारंभ कर देता है। और तर्क वितर्क में भी यहां पर दूसरी विशेषता जो होती है, अमूर्त प्रक्रम होता है। अमूर्त प्रक्रम का मतलब क्या होता है? अब इस स्तर में आकर कोई बच्चा तर्क वितर्क जो करता है, उस तर्क वितर्क की प्रक्रिया में जरूरी नहीं हर चीज उसको दिखाई जाए। अगर कोई चीज उसको बता भी दी जाए, समझा भी दी जाए, तब भी वह बालक या बालिका विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करना प्रारंभ कर देता है, तो उसे ही उच्च स्तरीय चिंतन और अमूर्त प्रक्रम कहा जाता है, ठीक है। अमूर्त प्रक्रियाओं को कहा जाता है। तीसरा, विचारों का या चिंतन का स्थानांतरण। चिंतन का स्थानांतरण, ट्रांजैक्शंस ऑफ थिंकिंग होती है। ट्रांजैक्शंस ऑफ थिंकिंग क्या होती है? जब कभी भी कोई भी बालक या बालिका किसी भी एक विचार को दूसरी जगह भी अप्लाई करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे पुरानी चीजें हमने सीखी थी, पुरानी चीजें जब हमने सीखी थी उसको नए प्रक्रियाओं में, जैसे हम कह सकते हैं रीजनिंग में क्या होता है? कमरा, सॉरी, इसमें रीजनिंग में हम लिखेंगे घर इस्टू कमरा, घर इस्टू कमरा, देन डबल इस्टू पुस्तक इस्टू क्वेश्चन मार्क। यहां पर क्या है? इसके विचार को, जैसे घर के अंदर कमरा रहता है, यहां पर हमने एक विचार लाया, जैसे घर के अंदर कमरा रहता है, इसी विचार को हमने यहां ट्रांसफर कर दिया, उसी के अनुसार पुस्तक के अंदर का क्या रहेगा? पेज रहेगा। तो यहां पर किसी भी बालक या बालिका में, जी हां, यहां पर किसी भी बालक और बालिका में विचारों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। जी हां, यहां पर किसी भी बालक या बालिका में विचारों का स्थानांतरण होता है, ठीक है। किसी भी बालक या बालिका में विचारों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। चौथा, यहां आकर किसी भी बालक या बालिका में परिकल्पना या निगमनात्मक विचारों का जन्म हो जाता है। निगमनात्मक विचारों का जन्म हो जाता है, ठीक। परिकल्पना क्या होती है? जब हम सोचते हैं अगर मैं ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, तो ये काम हो जाएगा। किसी समस्या का संभावित समाधान जब हम अपने मस्तिष्क में निर्मित करने लगते हैं, अमूर्त चिंतन की प्रक्रिया में लाने लगते हैं, तो वही प्रक्रिया परिकल्पना या निगमनात्मक विचारों की होती है। इस स्तर में आकर के कोई भी बच्चा गणित के प्रश्नों को, जी हां, गणित के प्रश्नों को अपनी कल्पना के अनुसार, रीजनिंग के प्रश्नों को अपनी कल्पना के अनुसार खोजना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। यहां पर कोई भी बच्चा किसी भी काम को करने के लिए उद्देश्य पूर्ण तर्क लाता है। मतलब कोई भी विचार तभी आएंगे जब उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। बिना किसी उद्देश्यों के, जी हां, बिना किसी उद्देश्यों के कोई भी बच्चा किसी भी तर्क की प्रक्रिया को नहीं रख पाता। बिल्कुल, आप कह सकते हैं इसमें आलोचनात्मक चिंतन होता है। आलोचनात्मक चिंतन की प्रक्रिया होती है दोस्तों। इसमें कोई भी बालक या बालिका विभिन्न प्रकार की आलोचनाएं करता है, और सबसे बड़ी बात यहां पर एक साथ अनेक समस्याओं से निपटने की क्षमता आ जाती है,
ठीक है, एक ही बच्चे में एक साथ अनेक समस्याओं को ग्रहण करने, अनेक समस्याओं का समाधान करने की क्षमता आ जाती है। ये सारी की सारी विशेषताएं पाई जाती है किसमें? फॉर्मल स्टेज में। जी हाँ, ये सारी की सारी विशेषताएं पाई जाती है किसमें दोस्तों? तो ये सारी की सारी विशेषताएं पाई जाती है फॉर्मल स्टेज की प्रक्रियाएं हो जाती हैं। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया है? इतनी चीजें सबको समझ में आ गई तो मैं इसमें और कुछ आपको बता दूं अलग से। अगर इतनी चीजें समझ में आ गई तो सारे लोग जल्दी जल्दी 4 लिख देंगे, सारे दोस्त हमारे क्या लिखेंगे? 4 लिख देंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। इतनी चीजें सबको समझ में आ गई, चारों अवस्थाएं सबको समझ में आ गई है। ठीक, सारों समस्याएं सबको समझ में आ गई है। चलिए अब देखिए, यहां पर एक चीज मैं आपको और बता देता हूं दोस्तों। जी हाँ, एक चीज मैं यहां पर और बता देता हूं आपको। यहां पर जीन प्याजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, स्पेशली सीटेट में या नेट में जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रेजेंस ऑफ माइंड पर डिपेंड होते हैं। आप किसी भी किताब में या किसी भी टीचर से इनको रट्टा विद्या वाला पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं इनका खुद एक निष्कर्ष निकालता हूं। मैंने खुद, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, खुद, और इसको करके देख लेना। नेट के पेपर में, सीटेट के पेपर में जो हाई लेवल ऑफ थिंकिंग होती है उसके अनुसार मैंने खुद निकाला है दोस्तों। तो सबसे पहली चीज जीन प्याजे का जो शैक्षणिक निष्कर्ष है, मतलब हम क्यों जीन प्याजे को शिक्षा के क्षेत्र में अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहली क्षेत्र है जीन प्याजे जो हैं वो रचनावादी या निर्माणवादी है। जीन प्याजे, याद रखना, रचनावादी या निर्माणवादी है। सबसे पहली चीज, जीन प्याजे जो हैं वो रचनावादी या निर्माणवादी है। क्रिएटिविटी है इनके अंदर, नए चीजों को लाने का प्रक्रम इन्होंने निर्मित किया रखा, और सबसे पहली ये विशेषताएं पाई जाती है। दूसरा, जो जीन प्याजे ने प्रक्रम बताए उनमें अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियां हैं। अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियों का मतलब लगातार ह्यूरिस्टिक कंडीशन होती, खोजने की प्रवृत्ति होती। ये बच्चे में खोज को डेवलप करना चाहते हैं, इसीलिए इनको हम कक्षा में अप्लाई करते हैं। जी हाँ, उसके बाद तीसरी चीज, जीन प्याजे के इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में शिक्षक को छात्र के सहायक के रूप में बताया गया। कैसे बताया गया वो भी मैं बता देता हूं। अगर कोई भी छात्र किसी भी परिस्थिति में जाता है तो किसी भी परिस्थिति में खोजता है, लेकिन उस खोजने की प्रक्रिया में क्या हर बार वह सारी चीजें कन्फर्म तरीके से सही कर पाएगा? सारी चीजें खुद कन्फर्म तरीके से सही तरीके से खोज पाएगा? तो जब वह सारी चीजें कन्फर्म तरीके से नहीं खोज पाएगा, सारी चीजें कन्फर्म तरीके से नहीं कर पाएगा, तो वहां शिक्षक उसकी क्या करता है? वहां शिक्षक उसकी सहायता करेगा। अगर बच्चा खोजने जाएगा तो हर चीजें हर बार परफेक्ट तरीके से खोज नहीं पाएगा, इसलिए शिक्षक को उसकी सहायता करनी पड़ेगी। जी हाँ, चौथी चीज, जीन प्याजे ने यहां पर व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकार किया। जीन प्याजे ने यहां पर व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकार किया, इंडिविजुअल डिफरेंस। एक बच्चा पलटावी है, एक बच्चा अपलटावी है। हो सकता हो 10 साल की उम्र में भी आकर कोई बच्चा पलटावी की विशेषताओं वाला उसे ग्रहण ना कर पाए, पलटावी के तथ्यों को सीख ना पाए, पलटावी की प्रक्रियाओं को समझ ना पाए, तो उस स्तर में भी आके, जबकि वहां पर पलटावी हो जाना चाहिए, फिर भी कोई बच्चा अपलटावी होता है। इसका मतलब हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की रुचि अलग है, योग्यता अलग है, गुण अलग है, विशेषता अलग है। उसके आधार पर हम ये कहते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्रक्रम होता है। जी हाँ, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्रक्रम होता है। फिर अगला पांचवा पॉइंट, पांचवें पॉइंट में जीन प्याजे ने यह बताने का प्रयास किया कि जो विद्यालय है वह विद्यालय जरूरी है। जी हाँ,
वह विद्यालय जरूरी है। क्यों जरूरी है? तो इन्होंने कहा किसी भी बच्चे को भौतिक और प्राकृतिक दुनिया को समझाने की जो जगह है, जी हां, किसी भी बच्चे को भौतिक दुनिया और प्राकृतिक दुनिया जो अलौकिक सत्ता है ईश्वर वाली, वो इसको समझाने की जो जगह है वो विद्यालय है। तो विद्यालय का होना जरूरी होता है। छठी चीज, जीन पियाजे ने बच्चों की प्रवृत्तियों को संवेदनशील स्वीकार किया। जीन पियाजे ने बच्चों की प्रवृत्तियों को क्या माना? संवेदनशील रूपों में स्वीकार किया। बच्चा संवेदनशील प्रवृत्तियों के अंतर्गत आता है, उसे सिखलाया जाना चाहिए। लेकिन सिखलाने के लिए आप परिस्थितियों का निर्माण खुद करेंगे, जिससे कोई भी बच्चा विभिन्न प्रक्रमों को, विभिन्न तत्वों को, विभिन्न क्रियाओं को सीखने के लिए तत्पर हो जाता है, तो वो संवेदनशीलता हो जाती है। फिर 7वीं पॉइंट होती है। 7वें पॉइंट, ये मैंने खुद लिखे हैं चीजें, ठीक है। बच्चा, यहां पर कोई भी बालक धीरे धीरे करके उच्च स्तरीय चिंतन तक जब जाता है, उच्च स्तरीय चिंतन तक जब जाता है, उच्च स्तरीय चिंतन तक जब जाता है, तो उसकी तार्किकता अमूर्त हो जाती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जीन पियाजे ने मूर्त से अमूर्त की ओर प्रक्रियाओं को ग्रहण किया, मूर्त से अमूर्त की ओर तथ्यों को स्वीकार किया, और इसमें इन्होंने सारी चीज़ों का जो सहयोग लिया। तो ये जो मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ, ये डायग्राम एक एग्जाम के पेपर में पूछा गया था। जी हाँ, ऐसा ही डायग्राम सीटीटी में आया था, और सीटीटी में पूछा गया था ये क्या है। जी हाँ, ये डायग्राम जो जीन पियाजे का मैंने आपके साथ बनाया दोस्तों, ये डायग्राम जीन पियाजे से पूछा गया था कि ये क्या है। तो जीन पियाजे का ये जो डायग्राम है दोस्तों, जी हाँ, जीन पियाजे का ये जो डायग्राम है दोस्तों, इस डायग्राम की प्रक्रिया को जब हम स्वीकार करते हैं तो यह डायग्राम आपके यहाँ तथ्यों को बतलाता है, समझाता है, क्रियान्वित करता है। इतनी चीजें सबको समझ में आ गई। ये डायग्राम पूछा गया है मित्रों। जी हाँ, याद रखिएगा, ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम, जी हाँ, विकास की प्रक्रिया के अनुसार ऐसा होता है या व्यक्तिगत विभिन्न। देखिए एक चीज जान लीजिए, इन्होंने ये जो बताया है ये विकास की प्रक्रिया है, लेकिन अब 10 साल की उम्र में इन्होंने क्या बताया? 10 साल की उम्र में रिवर्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें 10 साल की उम्र में भी रिवर्सिबिलिटी ना हो पाई। तो जी हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें 10 साल की उम्र में भी रिवर्सिबिलिटी ना हो पाई, तो मुझे बताइए क्या करेंगे। तो उस आधार पर, जी हाँ, उस आधार पर हम ये कहते हैं दोस्तों, उस आधार पर हम ये बताते हैं कि जीन पियाजे ने, जी हाँ, उस आधार पर हम ये बताते हैं कि जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, उसमें वैयक्तिक विभिन्नताओं को, जी हाँ, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया उसमें वैयक्तिक विभिन्नताओं को इन्होंने स्वीकार किया है। ठीक है, इतनी चीजें सबको समझ में आ गई। तो अब ऑल लिखिए, सारे दोस्त ऑल लिखेंगे। जितने दोस्तों को इतनी सारी चीजें समझ में आ गई, तो मैं 2-4 क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं, करा देता हूं। जी हाँ, पियाजे ने प्रयोग अपने, जी हाँ, ये कहा जाता है कि जीन पियाजे ने प्रयोग अपने बच्चे पर किया था। ठीक है, देखिए एक चीज याद रखिएगा, हमें थ्योरी के टॉप लेवल ऑफ डेवलपमेंट की बात करनी है, हमें थ्योरी के उस स्तर की बात बिल्कुल नहीं करनी है जो उनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित होता है। हमें व्यक्तिगत जीवन से कोई भी लेना देना नहीं होता। ठीक है, ये सारी चीजें सबको समझ में आए। अब कुछ क्वेश्चंस की हम चर्चा करते हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में आने वाली पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली
संज्ञानात्मक योग्यता है। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। ऑप्शन है अमूर्त चिंतन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता। ऑप्शन बी है दोस्तों, ऑप्शन बी है अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन। ऑप्शन सी है दोस्तों लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। और ऑप्शन 4 है दोस्तों, ऑप्शन 4 है दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। ये क्वेश्चन है। अब देखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जी हां प्री ऑपरेशनल स्टेज है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो कॉग्निटिव आपके विशेषताएं हैं, उन कॉग्निटिव विशेषताओं में कौन सी विशेषता इसमें आएगी, जल्दी जल्दी आप सारे लोग बताएंगे, सारे दोस्त जल्दी जल्दी बताएंगे, सारे दोस्त जल्दी जल्दी बताएंगे। क्या अमूर्त चिंतन आता है क्या? तो अमूर्त चिंतन अभी आपने पढ़ा था दोस्तों, जी हाँ अभी आपने खुद पढ़ा था दोस्तों। अमूर्त चिंतन जो होता है, जी हाँ आपने खुद पढ़ा था, अमूर्त चिंतन जो होता है वो किस अवस्था में होता है? तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो होता है ये आपका औपचारिक अवस्था में होता है। ये आपका कौन सी अवस्था में होता है? औपचारिक अवस्था में होता है, ठीक है। अभिकल्पना निष्कर्ष ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि ये आपका आएगा कौन सी अवस्था में आएगा? ये औपचारिक अवस्था में आएगा, निष्कर्ष निकालना। लक्ष्य को केंद्रित करके जो आपका व्यवहार है, बिहेव है, वो लक्ष्य को ओरिएंट करके होना चाहिए। और दूसरे के दृष्टिकोण को समझना, दूसरे के दृष्टिकोण को समझना भी दोस्तों ये आपका मूर्त संक्रियात्मक में भी आ सकता है और अमूर्त संक्रिया औपचारिक में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर जो होगा यहां पर क्या होगा? जब हम पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज का मतलब क्या होता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज का मतलब होता है आपका कितने से कितने साल तक? 2 से 7 वर्ष में। अभी मैंने आपको बताया था 2 से 7 वर्ष में बच्चा कुछ कार्य करना प्रारंभ कर देता है, लक्ष्यों के अनुसार, उद्देश्यों के अनुसार क्रियाएं करना प्रारंभ कर देता है। तो उसके अनुसार इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, जी हाँ उसके अनुसार इसका आंसर आपका क्या होगा दोस्तों? तो 100% उसके अनुसार आपका आंसर क्या होगा? सी होगा, जी हाँ उसके अनुसार आपका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ दोस्तों? तो उसके अनुसार यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए, जी हाँ उसके अनुसार आपका यहाँ आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए, ठीक है। सारे दोस्तों को इतना चीजें समझ में आ गया है? अब देखिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन फिर से आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में, विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? महत्वपूर्ण होती है। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी पुनर्बलन, ऑप्शन सी
भौतिक विश्व का अनुभव, भौतिक विश्व का अनुभव, अनुभव। और ऑप्शन डी है अनुकरण। देखिए अभी मैंने ये चीज आपको बताई थी, आपने अगर ध्यान दिया हो तो इसका ऑप्शन अब आपको बताना है। जी हां, ठीक। प्रीमेय उद्देश्य कहां निर्धारित नहीं करता? प्रीमेय उद्देश्य निर्धारित नहीं करता बच्चा। बच्चा क्या करता है? दूसरे के उद्देश्यों के अनुसार काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, 7 साल में कोई भी बच्चा विभिन्न जो उसके कार्य होते हैं, क्रियाएं होती हैं, उस कार्य या क्रियाओं में कोई बच्चा उद्देश्यों के अनुसार ही काम करना प्रारंभ करता। वो उद्देश्य नहीं बनाता, दूसरे जो लोग उद्देश्य, जैसे माता पिता ने उद्देश्य बनाया तो माता पिता के उद्देश्यों के अनुसार काम करना। मैं चाहता हूं मेरा बच्चा पढ़ ले, तो 8-10 साल में मेरा बच्चा पढ़ने लगता है, तो मैंने उद्देश्य बनाए होते हैं, बच्चा खुद उद्देश्य नहीं बनाता है। ठीक है, यहां पर देखिए अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कितने लोग सही होगा। देखिए यहां पर क्या है, जीन प्याजे के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, तो क्या जीन प्याजे ने लैंग्वेज को स्वीकार किया? क्या भाषा की बात कहीं की? क्या भाषा में इन्होंने बहुत ज्यादा बातें नहीं की है, तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भाषा की नहीं होगी। पुनर्बलन की तो कहीं चर्चा ही नहीं की है, पुनर्बलन की चर्चा की। अनुकरणात्मक प्रवृत्तियों को भी स्वीकार किया है, लेकिन अनुकरणात्मक प्रवृत्तियों पर बहुत बल नहीं दिया। जीन प्याजे का जो भी सिद्धांत है, चाहे वो संवेदी गामक अवस्था हो, संवेदी गामक अवस्था हो, चाहे वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो, चाहे वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो, चाहे वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो, चाहे वो औपचारिक अवस्था हो, दोस्तों कोई भी अवस्था हो दोस्तों, XYZ कोई भी अवस्था, इन सभी अवस्थाओं में मैक्सिमम टू मैक्सिमम ठीक है दोस्तों, चलिए 1 मिनट के लिए थोड़ी सी असुविधा हो गई थी, कोई बात नहीं, दोबारा वापस आ जाते हैं। देखिए अब क्या है, जीन प्याजे ने भाषा की प्रक्रियाओं को स्वीकार नहीं किया। जी हां, जीन प्याजे ने भाषा की प्रक्रियाओं को स्वीकार नहीं किया। जी हां, जीन प्याजे ने भाषा की प्रक्रियाओं को स्वीकार नहीं किया, पुनर्बलन को नहीं माना। विद्यालय ने भौतिक और प्राकृतिक दोनों प्रक्रियाओं को स्वीकार किया। तो इसका आंसर होगा क्या? जी हां, इसका आंसर होगा क्या आपका दोस्तों? इसका आंसर होगा आपका सी। जी हाँ, इसका आंसर होगा सी। समझ में आया? समझ, देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है, लेकिन यही क्वेश्चंस जब हमारे सामने आते हैं तो इन प्रश्नों के चीजों का हमें ज्ञान नहीं होता। जब इन प्रश्नों के चीजों का हमें ज्ञान नहीं होता तो प्रश्नों के उत्तर क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। जी हाँ, प्रश्नों के उत्तर क्या हो जाते हैं दोस्तों? गलत हो जाते हैं। इसी के अनुसार हम जीन प्याजे के प्रश्नों की व्याख्या करते हैं। जी हाँ, इसी के अनुसार हम जीन प्याजे के प्रश्नों की व्याख्या करते हैं। एक क्वेश्चन और करा देता हूं। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे की, किस अवस्था में बच्चे, किस अवस्था में बच्चे आंख कान नाक का प्रयोग करके, आंख कान नाक का
प्रयोग करके चिंतन तर्क करते हैं। वैसे ये प्रश्न का उत्तर सबका आना चाहिए, गलत मत करना इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, ऑप्शन बी जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी जो है औपचारिक अवस्था। जल्दी बताइए इस प्रश्न का उत्तर, जल्दी बताइए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सारे दोस्त जल्दी बताएंगे, सारे दोस्त इस प्रश्न का उत्तर जल्दी बताएंगे, गलत नहीं होना चाहिए किसी का। जी हाँ, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, याद रखना, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ये याद रख लीजिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी बता दीजिए सारे दोस्त। जी हाँ, ए इसका करेक्ट आंसर है। जी हाँ, जहां आंख नाक कान की बात की जाए ये इंद्रियां होती हैं। इंद्रियां आपकी किसमें? संवेदी गामक प्रक्रमों में। जी हाँ, इंद्रियां आपकी किसमें? संवेदी गामक प्रक्रमों में होती हैं। इतनी चीजें सारे लोगों को क्लियर हो गई ना? सारे दोस्तों को इतना सब कुछ क्लियर हो गया ना? ठीक है, सारे दोस्तों को इतना सब कुछ क्लियर हो गया है। जल्दी बता दीजिए। सारे दोस्तों को इतना सब कुछ क्लियर हो गया है? सारे दोस्तों को सब कुछ क्लियर हो गया है? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आप लीजिए। एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है। एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की एक समान मात्रा से भरे हुए हैं। जो जूस की एक समान मात्रा से भरे हुए हैं, जो जूस की एक समान मात्रा से भरे हुए हैं, वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है। वह उन्हें ठीक, वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिनमें से एक लंबा और दूसरा चौड़ा है। जिनमें से एक लंबा और दूसरा चौड़ा है। दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है। वह बच्चों को उस गिलास
की पहचान करने के लिए कहती है, तो यह उदाहरण है। यह उदाहरण है। ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों आपका। क्वेश्चन के बाद आंसर है आपका समायोजन। आंसर क्या है? समायोजन। दूसरा आंसर क्या है? अहम केंद्रिता। दूसरा आंसर क्या है? अहम केंद्रिता। ऑप्शन सी क्या है आपका? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण। और ऑप्शन डी क्या है आपका? पलटावी। जी हां, ऑप्शन डी आपका क्या है? पलटावी है। तो दोस्तों ये आपके, जी हां, ये आपका देखिए, ठीक है, ये आपका कौन सा आंसर होगा? जल्दी जल्दी बता दीजिए। ठीक है, ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा? देखिए मैंने सारे दोस्तों को बता दिया, सारे दोस्त जल्दी जल्दी आंसर देंगे। देखिए सारे दोस्त जल्दी जल्दी आंसर देंगे, सबको ये क्लियर होना चाहिए। जी हाँ, सारे दोस्तों को ये क्लियर होना चाहिए। जी हाँ, बहुत अच्छा आंसर सबका आ रहा है। देखिए मैंने आपको पहले ही समझाया था, पहले ही बताया था कि जब दो एक समान, अभी पीछे बताया हूं, एक चौड़े बीकर के पानी को एक लंबे पतले बीकर में डाल दिया जाए तो पानी की मात्रा में कोई अंतर नहीं आता। जी हाँ, पानी की मात्रा में कोई अंतर नहीं आता। तो इसका आंसर होगा, उसे क्या कहते हैं? पलटावी कहते हैं। जी हाँ, एक शिक्षिका ने 2 ग्लास जूस लिए, उन जूस को अलग अलग रख दिया, तो क्या उनकी मात्रा में अंतर आ जाएगा क्या? जी नहीं, उनकी मात्रा में कभी भी, जी नहीं दोस्तों, उनकी मात्रा में कभी भी अंतर नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, उनकी मात्रा में कभी भी अंतर नहीं आता। जब उनकी मात्रा में अंतर नहीं आता दोस्तों, जी हाँ, जब उनकी मात्रा में अंतर नहीं आता दोस्तों, तो वहां पर क्या होता है? पलटावी होता है। जी हाँ, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है, जी हाँ, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ, निहितार्थ का मतलब होता है इंप्लीकेशंस, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता, नहीं निकाला जा सकता। जी हां, ये क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन है बच्चों की अधिगमनात्मक, बच्चों की अधिगमनात्मक, बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा है? जी हाँ, इन चारों में से कौन सा ऐसा है? ठीक, इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो आपका, जो इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो आपका जीन पियाजे से नहीं निकाला जा सकता? ठीक है, वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति, वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति। ठीक, ऑप्शन सी आ रही है खोजपूर्ण अधिगम, खोजपूर्ण अधिगम। और ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन डी है आपका शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, शाब्दिक शिक्षण की
आवश्यकता। जल्दी जल्दी बता दीजिए, चारों में से कौन सा जीन प्याजे का अंतर्गत नहीं आएगा? मैंने आपको बताया है कौन सा जीन प्याजे के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक, कौन सा जीन प्याजे के अंतर्गत नहीं आएगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए। ठीक, जी हां, सारे दोस्तों का लगभग आंसर सही है। सारे दोस्तों का लगभग सही आंसर है। कौन सा? देखिए मैंने सारा बताया है। मैंने आपको बताया था कि जीन प्याजे ने संवेदनशीलता की बात की, उन्होंने बच्चों की तत्परता की बात की, किसके लिए? सिखाने के लिए। तो जीन प्याजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में बच्चों को तत्पर करना चाहा, सिखाने की प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाना चाहा, तो ये आपका होगा ही होगा। दूसरा, मैंने अभी आपको बताया भी था कि जीन प्याजे के सिद्धांत में वैयक्तिक विभिन्नता को दिया जाता है। एक बच्चा किसी भी काम को पहले सीख लेता है, दूसरा बच्चा उसी काम को नहीं सीख पाता, तो वो वैयक्तिक विभिन्नता की स्वीकृति होती है। ये भी आपका होगा, मतलब पहला इनके सिद्धांत से निकलता है, दूसरा इनके सिद्धांत से निकलता है, 100% निकलता है, तीसरा इनका सिद्धांत तो ह्यूरिस्टिक फॉर्म पे है ही, खोजपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया को निकलता ही है। जी हाँ, इनका सिद्धांत निकलता ही निकलता है दोस्तों। इसमें शाब्दिक शिक्षण, जी हाँ, जीन प्याजे के सिद्धांत में शाब्दिक शिक्षण की प्रक्रिया जो होती है, शाब्दिक शिक्षण का प्रक्रम जो होता है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जी हाँ, शाब्दिक शिक्षण या शाब्दिक प्रक्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसमें हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है नहीं निकाला जा सकता है। जी हाँ, जो नहीं निकाला जा सकता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा चौथा। चौथे को हम जीन प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से नहीं निकाल सकते हैं। जी हाँ, चौथे को हम जीन प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से नहीं निकाल सकते हैं। सारे दोस्तों को सारी चीजें क्लियर हो गई। आज मुझे लगता है सबको मजा आया होगा। ये हमारी 2 घंटे की लगभग क्लास होने को है, तो सबको 2 क्लास में एकदम समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने ये क्लास लंबी इसीलिए ली कि भले ही ये टॉपिक आज ओवर हो जाए। ठीक है, तो सारे दोस्तों को लंबा समझ में आया होगा। इसका पहला पार्ट कल मैंने आपको बताया था, आप उसे भी देख सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा उन लोगों को देख सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे दोस्तों को समझ में आ गया। सारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दीजिए, जल्दी जल्दी सारे दोस्त रिप्लाई कर दीजिए। जी हाँ, चलिए, आज की सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं। फिर इसी तरीके से आपसे कल मुलाकात होगी है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।